हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फार्मासिस्ट। एंड आज हमने बायोस्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मींस कि हम अपने जो गिवन डाटा होगा, जो रॉ डाटा हमें दिया होगा, तो हम उसको किस किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So first is presentation of statistical data. The raw data which have been collected very large in quantity. Therefore, we have to organize and summarize the collected data in a form that is easy to understand. This is called presentation of the statistical data. कि वही बात, अगर हमने एक डाटा इकट्ठा कर लिया है, वो रॉ फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो हमने उसको क्लासिफाई करना डिफरेंट टेबल्स में या उसको ग्राफ्स में, डायग्राम्स में, व्हाट्स ऑन किसी भी तरीके से, ताकि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाए और हमें ज़्यादा चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मेथड्स हमारे पास हैं। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन, सेकंड टेबुलेशन, थर्ड डायग्राम्स एंड फोर्थ इज़ ग्राफ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन. The process of arranging data into groups according to common characteristics is called classification. For example, हमारे पास एक डाटा आ गया और हमने उस डाटा को क्लासीफाई करना है। एक हम उसका कॉमन करेक्टर फाइंड ले लेंगे। वेरिएबल हम सिंगल एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल, और हमने उसको जो जो चीज़ें उस पर्टिकुलर चीज़ में आती हैं उसको हम अरेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक पोस्ट ऑफिस में लेटर्स आती हैं, वो डिफरेंट जगहों से आती हैं, पाकिस्तान के हर कोने से, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, इस्लामाबाद के जो लेटर्स होंगे उनको साइड पे कर देना है, लाहौर वालों को साइड पे, पिंडी वालों को साइड पे कर देना है। फिर स्पेसिफिक लाहौर में जो स्ट्रीट्स होंगी उन स्पेसिफिक स्ट्रीट्स को साइड पे कर देना। इस तरह करते करते हम अपने वो रॉ डाटा जो हमारे पास इकट्ठा हुआ होगा उसको हम एक अरेंज फॉर्म में ले आएंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, एंड देन वो हमारे लिए ईजीनेस देगा, हमें ईजीनेस देगा। क्लासिफिकेशन होती है वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन, या तो वन वे हो सकती है, या तो टू वे हो सकती है, या तो मैनीफोल्ड हो सकती है। फर्स्ट हम करेंगे वन वे क्लासिफिकेशन क्या होती है। इसमें ये होता है वन मीन्स हमने एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट इज़ चेंज विद टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। तो हमने एक वेरिएबल स्पेसिफाई कर ली और हमने उस वेरिएबल के लिहाज से सिर्फ करना है। लाइक हमने जो पोस्ट ऑफिस में लेटर्स को क्लासीफाई किया था, उसमें हमने किया था कि सिर्फ सिटीज़ के बेस पे क्लासीफाई कर दिया, लाहौर अलहदा, इस्लामाबाद अलहदा, कराची अलहदा। तो ये हमने एक वेरिएबल सिर्फ सिटी वेरिएबल लिया और उसको क्लासीफाई कर दी, ये होगा वन वे क्लासिफिकेशन। इसकी जो फर्दर एग्जांपल है वो ये भी हो सकती है, पॉपुलेशंस ऑफ एनी लोकेशन में बी क्लासीफाई एज रिच, एवरेज, इनकम और पुअर। कि हमने एक पॉपुलेशन हम गए हैं और पॉपुलेशन में हमने एक कॉलम बनाया है रिच का, और जो जो रिच है हमने उसको उसमें क्लासीफाई कर दी, ऐड ऑन कर दिया है। इस तरह हमने फिर पुअर का कॉलम बनाया तो पुअर को उसमें अंदर ऐड ऑन कर दिया। सिर्फ फाइनेंस की बेस पे, एक इनकम लेवल की बेस पे कि किन की कौन सी इनकम है, वो रिच हैं, वो एवरेज हैं, या वो पुअर है। ये तीनों अंडर इनकम के आती हैं। एक वेरिएबल ली है इनकम और उसकी बेस पे हमने क्लासीफाई कर दिया सारी पॉपुलेशन को, तो ये होगा वन वे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है टू वे क्लासिफिकेशन। मींस हमने दो वेरिएबल्स की बेस पे सारी पॉपुलेशन को डिवाइड करना है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल लें तो उसमें ये था कि पोस्ट ऑफिस में पहले हमने सिटीज़ की बेस पे सारे लेटर्स को डिवाइड किया। अब हम सिटीज़ एंड स्ट्रीट्स इन दोनों की बेस पे अपने सारे लेटर्स को डिवाइड अगर कर देंगे तो वो हो जाएगा टू वे क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की एग्जांपल लें तो उसमें हमने पहले सारी पॉपुलेशन को सिर्फ उनकी इनकम की बेस पे क्लासीफाई किया था, रिच को अलहदा, इनके रिच के अलहदा, पुअर एंड एवरेज। लेकिन अगर हम इनकम और साथ उनकी एजुकेशन दो वेरिएबल्स ले लें, इनकम की बेस पे क्लासीफाई करें और साथ उनकी हम एजुकेशन की बेस पे क्लासीफाई करें, तो वो दो वेरिएबल्स ये आ गए हैं जो हर पर्सन के लिहाज से टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज वेरी कर रही हैं। तो ये टू वे हो जाएगा। और मैनीफोल्ड सिंपल इज़ डैट मोर दैन टू। अगर हम दो से ज़्यादा वेरिएबल की बेस पे क्लासीफाई करते हैं, हम डाटा को क्लासीफाई कर दें जेंडर की बेस पे और साथ ही साथ एजुकेशन की बेस पे भी और साथ ही साथ इनकम की बेस पे भी, तो वो हमारे पास हो जाएगा मैनीफोल्ड के मोर दैन टू। नेक्स्ट हमारे पास है वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेबुलेशन। टेबुलेशन वर्ड से समझ आ रही है कि ये टेबल के रिलेटेड कोई चीज़ है। तो मतलब हमने इसमें टेबल्स के तरीके से, या जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी और उसका हमने एक टेबल बनाया था, वो ही है टेबुलेशन। हमने टेबुलेशन की थी, अपना डाटा प्रेजेंट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। हमने एक रॉ डाटा लिया था और उसको ऑर्गेनाइज किया था। लास्ट लेक्चर में सारी डिस्कशन ही हो चुकी है, तो वो इसके अंडर ही हर चीज़ आती है।
इसकी भी तीन आपके पास हैं कि सिंपल टेबुलेशन हो सकती है, डबल एंड कॉम्प्लेक्स, एंड इसको हम 1 भी कह सकते हैं, 2 भी एंड मैनीफोल्ड भी कह सकते हैं। ओके, इसमें भी यही होता है कि हमारे पास इसमें भी यही होता है कि हमारे पास जो है ना वन वे में क्या करते हैं कि लाइक हमने सिर्फ एक कॉलम बनाना है और एक वेरिएबल ही उसके अंदर होगा जिससे हम अरेंज करें। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बैट्समैन, ठीक है, 1 2 3 बैट्समैन, और उनको हमने क्लासीफाई कर दिया स्कोर्स पे। हमने अगला कॉलम बनाया है स्कोर्स का, और स्कोर्स में हमने लिख दिया कि फ़र्स्ट के 2 स्कोर्स हैं, सेकंड के 5 हैं और थर्ड के 7 हैं, अप टू सो ऑन। इस तरह हमने कर दिया। और 2 हमें क्या है कि हमने 2 ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह कर लिया कि वेट मैं इसको रेस करती हूँ पहले। ओके, सो 2 वे में हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिए सिटीज़, ठीक है, इस तरह हमने इसका टेबल बनाना है। इधर हमने ले लिया सिटीज़, हमने यहाँ पर ले लिया कराची ले लिया है, या हमने लाहौर ले लिया है, एंड हमने इस्लामाबाद ले लिया। इधर हमने अब टेबुलेशन में ये 2 है, यहाँ डबल टेबुलेशन है, मीन्स के 2 रोज़ बनेंगी, कॉलम्स बनेंगे। एक में इधर हम जेंडर में क्लासीफाई कर सकते हैं, एग्जांपल दे रही है मेल में, एंड इधर हम लगा सकते हैं फीमेल्स में। तो हम ये बताएंगे इसमें कराची में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, लाहौर में कितने हैं दोनों, और इस्लामाबाद में कितने। तो ये हमारे पास हो जाएगी डबल डबल टेबुलेशन, 2 वे टेबुलेशन। एंड 3 मैनीफोल्ड में क्या होगा, या कॉम्प्लेक्स में कि मोर देन 2 कॉलम्स बन जाएंगे, और या मोर देन 2 वेरिएबल्स हम लेंगे और साथ हम क्लासीफाई अगर कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी मैनीफोल्ड या फिर कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। नेक्स्ट है एक टेबल जो भी हम बनाते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अब वो पार्ट्स हमारे पास हैं या टाइटल, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी, परफोरेटरी नोट, फुट नोट एंड स्कोर्स। ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, और ये नेक्स्ट में आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ओके, सो दिस इज़ द टेबल, कि इसमें हम इसको बॉक्स हेड कहते हैं। एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, सो ये हमारे पास है बॉक्स हेड, इधर स्टब है, और इधर इधर एरो कैप्शंस आएंगे, इधर कॉलम कैप्शंस आएंगे, ये बॉडी है सारी, और इधर पर इधर आपको नोट ऐड कर सकते हैं, इधर आप टाइटल लिखेंगे उनके ऊपर। साइड पे ये हमारे पास हैं फुट नोट्स एंड स्कोर्स। ये टेबल है, ये सारा एक जो नॉर्मल सेट्स में टेबल बनता है नॉर्मली, ये सब पार्ट्स होते हैं उस स्पेसिफिक टेबल के। सो इसका आप अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने कल भी किया था, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ आ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन अमंग डिफरेंट क्लासेस। ये सारा बहुत डिटेल में कल भी डिस्कस हुआ था, जिसने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देख ले ताकि उसको इसकी डेप्थ समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है अनग्रुप डाटा, the fresh data, raw data that have been collected for the first time। ये भी कल वाली बात है, एंड फर्स्ट लेक्चर में भी इसका जिक्र हुआ था। रॉ इन अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा, एक ऐसा डाटा जिस पे जो हमने रॉ फॉर्म में बस अभी कलेक्ट किया है, कोई उस पर ट्रीटमेंट कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई नहीं हुआ, तो वो हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा को हम स्कैनर डाटा भी कहते हैं, या एक ऐसा डाटा कहते हैं जिस पे कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ हो, तो वो हमारे पास आ जाता है अनग्रुप डाटा। तो व्हेन दी अनग्रुप डाटा अरेंज या उसको अरेंज कर लिया हो, कोई उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया, कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो वो अनग्रुप ग्रुप होता है, या उसको सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास लिमिट्स। दी क्लास एक होता है वर्ड क्लास लिमिट्स, एंड एक वर्ड होता है क्लास बाउंड्रीज। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन में याद रखेंगे तब आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच एक्सप्लेन द क्लासेस। ठीक है, देखें अब हमारे पास ओके, सो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये 2024। इसमें जो 20 है वो इस ग्रुप का क्या है, लोअर क्लास है, लोअर क्लास लिमिट से कहेंगे, ठीक है। और जो ये 24 है वो इस पर्टिकुलर क्लास, इस पर्टिकुलर ग्रुप की अपर लिमिट कहलाती है, क्योंकि ये लोअर मीन्स यहाँ से ये क्लास स्टार्ट हो रही है और इधर ये क्लास एंड हो रही है, ठीक है। ये क्लास अपर, लोअर क्लास एंड अपर क्लास हो गई। और अगर हमारे पास इसमें ये होता है कि ओके, सो ये एक ग्रुप है और नीचे भी एक क्लास है, नीचे भी एक क्लास है, तीनों क्लासेस हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी अगर आप गौर से देखें
कि डायगनल्स में जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। ये वाले डायगनल्स में कि ये 25 और ये 24 डिफरेंट हैं, 29 और 30 डिफरेंट हैं, ठीक है। इस और लेकिन अगर हम क्लास बाउंड्री की तरफ जाएं, द क्लास बाउंड्रीज आर द एग्जैक्ट वैल्यूज़ की क्लास बाउंड्रीज में भी आपको ग्रुप ही नज़र आ रहे हैं जो हमें क्लास लिमिट्स में ग्रुप नज़र आए थे, जैसे ये 20 to 24 है, इस तरह इधर भी तो ग्रुप ही हैं, इधर भी ग्रुप हैं, इधर भी ग्रुप हैं। तो वो क्लास लिमिट क्यों है, ये क्लास बाउंड्री क्यों है? वो इसलिए क्योंकि क्लास लिमिट में हमने देखा था कि जो डायग्नोस में वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, 24 ऊपर है, नीचे 25 है। लेकिन क्लास बाउंड्री में आप देखेंगे कि डायगनल्स की वैल्यू सेम हैं, 29, 29.5, 34 और नीचे 34.5, 39.5, वो भी 39.5, मतलब डायगनल्स में वैल्यूज सेम है और उधर डायगनल्स में वैल्यूज़ डिफरेंट है। यही क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का फ़र्क है। अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं कोई इस तरह और अगर उनकी डायगनल्स की वैल्यू सेम डिफरेंट आ गए तो आपने क्लास लिमिट्स बनाई हैं, और हमने अगर एक ग्रुप बनाए हैं उनकी जो डायगनल्स की वैल्यूज़ हैं और सेम आ गई हैं तो हमने क्लास बाउंड्री बना दी है। और अगर क्लास लिमिट हाँ बन गई है तो इसकी जो ओके सो क्लास लिमिट अगर हमने बना दी है तो इसकी जो ये 20 के होगी इसको हम कहेंगे लोअर क्लास लिमिट। लेकिन अगर हमने क्लास बाउंड्री बन गई है तो इसकी ये छोटी वाली यहाँ पे इसको हम कहेंगे लोअर क्लास बाउंड्री और इसको कहेंगे अपर क्लास बाउंड्री। और अगर क्लास लिमिट है तो कहेंगे अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। और इसमें भी मैंने यही लिखा हुआ है जो ये आपका है सारा कि लिमिट क्लास मैचेस द अपर के दो ग्रुप्स हैं और उन दोनों ग्रुप्स में क्या सेम चीज़ आ जाती है क्लास बाउंड्री में कि अपर ग्रुप की जो ऊपर वाला ग्रुप होगा फर्स्ट ग्रुप की अपर क्लास लिमिट एंड सेकंड ग्रुप की लोअर क्लास सॉरी अपर ग्रुप की ये ऊपर वाले ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री एंड सेकंड वाले ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री सेम है। जब ये सेम है तो वो कहलाएगी क्लास बाउंड्री, डिफरेंट होगी तो कहलाएगी क्लास लिमिट। ओके समझ आ गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं ओपन एंड क्लासेस की तरफ। इसमें क्या होता है कि आपके पास क्लासेस बनी होती हैं लेकिन इसमें या तो ऊपर वाली क्लास या तो एंड वाली क्लास को इस तरह लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन है एंड से, ओपन एंड क्लासेस के ये एंड से ओपन है। ये वाला भी ग्रुप ओपन है, ये वाला भी ग्रुप ओपन है क्योंकि इसकी लेस दैन 25 की इसकी मैक्सिमम 25 दी हुई है। इसकी जो जहाँ से इसकी जो लोअर ये क्लास लिमिट है वो नहीं दी हुई, तो मतलब मीन्स है यहाँ से ओपन है। और इसकी लोअर क्लास लिमिट दी हुई है इसकी ओवर 40, मीन्स कि इसकी लोअर क्लास लिमिट दी हुई है, इसकी अपर क्लास लिमिट नहीं दी हुई, तो ये भी यहाँ से ओपन है, इसलिए इसको कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ क्लास मार्क्स एंड मिड पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ दिस। इसमें ये होता है कि हमारे पास ओके सो इसमें ये होता है कि द क्लास मार्क्स इज़ एन एवरेज वैल्यू कि लाइक अगर हमारे पास दो एक ग्रुप है 20 एंड कह लेंगे 25 तक, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हमने मिड पॉइंट निकालना कि इस जो ये पर्टिकुलर क्लास है इसका मिड पॉइंट क्या है, तो वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हम इसकी जो लोअर क्लास लिमिट होगी 20 और जो अपर क्लास लिमिट होगी 25 उनको पहले प्लस करेंगे और देन उनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट उन दोनों का आ जाएगा। और अगर आपके पास क्लास बाउंड्री दी होगी तो आपने हर ग्रुप को प्लस करके उनकी क्लास बाउंड्रीज़ को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल। ये तो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। आपकी क्लास इंटरवल डिफरेंस होता है बिटवीन टू क्लासेस होता है और उसको इस तरह फाइंड करते हैं x2 माइनस x1। नेक्स्ट है क्लास फ्रिक्वेंसी, द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलोइंग इन अ स्पेसिफिक क्लास, इसका क्लास फ्रिक्वेंसी, ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम क्लास लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह फाइंड करते हैं और इसकी यहाँ पर आंसर अगर 1 आएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। और परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि आप इसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा और उसको हम परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेटेड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है कि इसको फाइंड किस तरह करते हैं कि हमने फर्स्ट एज इट इज़ आएगी एंड सेकंड को हमने इसको उसके साथ ऐड ऑन करना है और जो आंसर आएगा जैसे 3 आ गया तो उसको हमने टोटल फॉर एग्जांपल 20 पे डिवाइड करना है एंड अप टू सो ऑन। ये हमने सब कुछ लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर ग्राफ्स, थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। सो ग्राफ रिप्रेजेंट्स दी स्टेटिस्टिकल डाटा एंड जोमेट्रिकल कर्व्स के आपको पता है कि ग्राफ जो होते हैं हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं और वो स्टेटिकल कर्व्स एंड लाइंस को शो करते हैं। नेक्स्ट इसके एडवांटेज हम बता सकते हैं क्या है कि रिप्रेजेंट इज़ मोर इफेक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है और ये एस्टिमेट वैल्यू से ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं, इजीली हमें वैल्यूज अंडरस्टैंड हो जाती हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज कुछ हैं कि इसमें एक्यूरेसी नहीं होती, इसमें एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आती हैं और इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत एफर्ट लगती है इसको ड्रॉ करने में। नेक्स्ट है इसके टाइप्स हैं ग्राफ्स की कि ये इन सब में से करनी हमने सिर्फ ये है कि लाइक ये हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी। ये सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइक हैं क्या। सो फर्स्ट इज़ फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम, सेकंड इज़ पॉलीगॉन कर्व और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या इसको ओगीफ भी कहते हैं और हिस्टोरीग्राम, ये हिस्टोरीग्राम है और ये हिस्टोग्राम है। तो हमारे एग्ज़ाम में हिस्टोग्राम है। ओके सो हम इधर थोड़ी सी इनकी टू ऐसे फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में टू मार्क्स डेफिनेशन पूछ सकते हैं तो हम अब वो कर लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसीज दी होती हैं एक साइड पर, ठीक है। द ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम कि आपको क्लास बाउंड्रीज हम पहले तो दी होती हैं, क्लास लिमिट्स थी, क्लास बाउंड्रीज होती हैं और देन उधर फ्रिक्वेंसीज की बेस पे हम उसको प्लॉट कर लेते हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में वो प्लॉट होती है सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये बार्स और साथ बार्स एक दूसरे से अटैच होती हैं तो ये हिस्टोग्राम बन जाता है आपका। द ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या होता है, ओके सो पॉलीगॉन में हमारे पास अलॉन्ग विद द मिड पॉइंट्स कि हमने जो भी डाटा दिया होगा हमने उन सब के मिड पॉइंट्स मतलब कि एक्स फाइंड कर लेना, उन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। बार बार हमने मिड पॉइंट आगे फाइंड करना है तो आपको ये फिंगर टिप्स पे ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी। अभी सब इस बात को समझने की कोशिश करें, ना भी समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो दिस ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी अलॉन्ग विद द मिड पॉइंट्स कि हमने अपने डाटा में से हर किसी की मिड पॉइंट निकाल लेनी है एंड देन फ्रिक्वेंसीज और मिड पॉइंट का हमने ग्राफ बनाना है जो कि इस फॉर्म में आएगा तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी कर्व। अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन स्मूथ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्मूथ कर दें, एक स्मूथ हम कर्व इसमें से किसी तरीके से निकाल लें, वैसे स्मूथ नहीं जो मैंने बनाई है, लेकिन अगर हम स्मूथ कर्व एक ऐसे आराम से ऐसे करके ड्रॉ कर लें तो वो हमारे पास जो होगी ना वो फ्रिक्वेंसी कर्व होगी। जैसे ये है कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथ, इट अप्रोचेज आर कॉन्टिन्यूस कर्व कि वो एक तो स्मूथ है दूसरा उसमें एक कॉन्टिन्यूस कर्व आ रही है तो वो हमारे पास हो जाएगी फ्रिक्वेंसी कर्व। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मूथ बेल शेप कर्व है। अब ये है पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस से मुराद ये है कि वो जो कर्व होगी वो पॉजिटिव साइड पे थोड़ी ज़्यादा ही कह लें कि टर्न हुई होगी, लाइक इधर से पीछे से इधर से वो नॉर्मल है, जैसे ये दोनों नॉर्मल है इधर, लेकिन इधर से वो ज़्यादा ही ऐसे टर्न होकर स्क्यू हो जाएगी, ज़्यादा ही वो ऐसे बेंड हो जाएगी राइट साइड पे। और नेगेटिव स्क्यूनेस से मुराद है कि वो राइट साइड से नॉर्मल आ रही होगी लेकिन इधर वो ज़्यादा ही ऐसे बेंड होकर लंबी सी स्क्यूड शेप वो दे देगी, लंबी सी ऐसे बेंड होकर शेप दे देगी तो वो हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी और पॉलीगॉन और ओगीव। इसमें क्या होता है कि आपने ग्राफ बनाना है, इधर आपके पास ग्रुप्स होंगे, अब ग्रुप्स हमारे पास आप क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज भी ले सकते हैं, दोनों आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अगेंस्ट फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, इसके अगेंस्ट कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। बाकियों में फ्रिक्वेंसी थी लेकिन इसके अगेंस्ट कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट हम एक ग्राफ बनाएंगे ग्रुप्स या क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज का तो वो कहलाएगी ओगीव। और इसमें ये है कि इसमें ये स्टेयर केस की फॉर्म में ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, ये याद रखिए। वो पूछ सकते हैं कि कौन सी ग्राफ है जिसमें स्टेयर केस रिप्रेजेंटेशन बनती है तो वो ओगीव है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है हमारे पास हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम में क्या होता है कि आपने टाइम यूज़ के अगेंस्ट ग्राफ बनाना है कि आप एक साइड पर टाइम ले लेंगे, हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम दोनों डिफरेंट हैं। एक साइड पे आप टाइम ले लेंगे और एक साइड पे आप कुछ भी ले लें,
तो जो टाइम के साथ साथ यहाँ तो चीज़ इंक्रीज़ कर रही है डिक्रीज, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस ले ली, यहाँ पे चाहे पेट्रोल ले लें, चले पेट्रोल की प्राइस, ठीक है, जो टाइम के साथ यहाँ तो डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, फिर टाइम में थोड़ी सी इंक्रीज़ की, फिर थोड़ी सी डिक्रीज़ की, फिर बहुत इंक्रीज़ की। तो ये हिस्टोग्राम होता है जो टाइम सीरीज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है चार्ट्स एंड डायग्राम्स। अब ये और ग्राफ में, ग्राफ जो होता है वो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट होता है। मींस कि हम ग्राफ, एक स्पेसिफिक ग्राफ पेपर लेते हैं जिसके ऊपर स्मॉल बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस, बिग बॉक्सेस बनते हैं, स्केल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर, और वो उसके लिए। और डायग्राम जो चार्ट्स होती हैं जो सिंपल आप पेपर पे बना सकते हैं, अपने नॉर्मल रजिस्टर पे बना सकते हैं, तो वो डायग्राम्स एंड चार्ट्स में आती है। इस पर जो सिंपल इज डेट जो ग्राफ पे नहीं बनता, जो ग्राफ पेपर पे नहीं बनता, वो चार्ट्स एंड डायग्राम्स वो कहलाती हैं। A chart is a device used for presenting a simple statistical data in a simple, clear, effective manner. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और ये भी अट्रैक्टिव होता है और इजी टू अंडरस्टैंड। कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, मोर क्विकली आप रिजल्ट ले सकते हैं। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन आपको सिग्निफिकेंट है और ये अट्रैक्टिव भी है, और ये डिफरेंसेस बिटवीन आइटम्स के लिए को फाइंड करने के लिए कि लाइक डिफरेंट आइटम्स के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको फाइंड करने के लिए भी हम चार्ट्स एंड डायग्राम सिंपल अपनी नोटबुक से बनाते हैं। अब ये है हमारे पास 4 टाइप्स, एक है सिंपल, एक है मल्टीपल बार चार्ट, एक है कंपोनेंट या फिर उसको हम जो है ना वो सब डॉटेड भी कहते हैं, और एक है पाई चार्ट। और ये सब हमने बनाना सीखने हैं कि इनको बनाते किस तरह, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सिंपल बार चार्ट क्या होता है। सिंपल बार चार्ट में नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि बार्स होंगे उसके अंदर, वो सिंपल होगा। लाइक एक सिंगल आइटम को हम जब ऐसे बार्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर दें तो वो बार चार्ट कहलाएगा सिंपल। मल्टीपल बार चार्ट में क्या होता है कि उधर मल्टीपल बार्स बनती हैं, ठीक है, मतलब कि आपके पास डाटा होगा, मल्टीपल डाटा होगा, तो इसलिए आप मल्टीपल बार्स बनाकर उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मल्टीपल बार चार्ट है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं तब बताऊंगी जब मैं वो आपको बनाना सिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करें। इसकी कीज़ दी हुई हैं, इसको पिक्टोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट इसकी भी डेफिनेशन अभी आएगी। सो कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है कि आप एक ही बार बनाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे आप डिवाइड कर देंगे, लाइक एक ही बार के आपने कंपोनेंट्स बना दी तो वो कंपोनेंट बार चार्ट कहलाएगा। और अगर आपने एक ऐसे बार बनाई है और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया सिर्फ, तो वो सब डिवाइडेड बार चार्ट कहलाता है। और अगर आपने 2 से ज़्यादा में डिवाइड कर दिया है तो वो कंपोनेंट बार चार्ट कहलाएगा सिंपल। ये देखें, ये सब डिवाइडेड बार चार्ट आ गया कि आपने एक बार को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इधर आपने एक बार को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये कंपोनेंट हो गया और ये सब डिवाइडेड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाई चार्ट। इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन सर्कल फॉर्म। कि हम एक सर्कल बनाएंगे और हम उस सर्कल के जो होंगे ना उसको डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास पाई चार्ट बन जाएगा। In a pie chart, circle divided into number of sectors के circle number of जैसे 1 sector 2 3 and 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो ये पाई चार्ट होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला याद करना है। ये बनाने के लिए पाई चार्ट बनाने के लिए एक फॉर्मूला स्पेसिफिक होता है, वो होता है ये वाला, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट टोटल मल्टीप्लाई 36 डिग्री। अब ये आपको तब समझ आएगी जब हम इसको बनाना सीखेंगे, तो ये अभी आप सिर्फ याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको पाई चार्ट बनाएंगे तो तब आपको इसकी यूज़ की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स आर आल्सो नोन एज पिक्टोग्राफ्स और आइकन ग्राफ्स आर विजुअल टूल्स दैट यूज आइकन्स और इमेजेस टू रिप्रेजेंट डाटा। कि लास्ट पेज मैंने ये लिखी हुई थी कुछ, ये होती हैं की कि लाइक अगर शेडेड एरिया होगा तो वो फीमेल्स को शो करेगा, और अगर लाइंस वाला एरिया जो भी एरिया ग्राफ में शो हो रहा है वो मेल्स को शो कर रहा है, ये इसको हम की कहते हैं। और मेजर आपने देखा होगा कि बहुत सी किताबों में, बहुत से रिसर्च पेपर्स में या बुक्स में इस तरह की ग्राफ से बने होते हैं, तो साथ उन्होंने ये की भी दी होती है। तो इस की का एक स्पेसिफिक नाम है और वो नाम है पिक्टोग्राम्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि पिक्टोग्राम्स इसको पिक्टोग्राफ्स कहते हैं, और ये स्मॉल ऐसे आइकन्स होते हैं। अगर शेडेड एरिया होगा तो वो मेल्स होंगे, अगर हम ब्लैंक एरिया होगा तो वो फीमेल्स होंगी। तो इस तरह हम इसको की दे देते हैं ग्राफ्स के साथ ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो ये पिक्टोग्राम्स होगा।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि डाटा को रिप्रेजेंट हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन हम लोग पूरे सिलेबस में बार बार रिपीट करेंगे कि उनको हमने किस तरह यूज़ हो सकते हैं, किन किन कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हाउ टू मेक हिस्टोग्राम एंड हाउ टू मेक बार चार्ट्स। सो दिस इज़ ऑल एंड होप सबको समझ आ गई होगी। ये सब इस सब के नोट्स भी जो आज हमने पढ़े आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट पाई चार्ट, डिफरेंट डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।